तो कह रहा है कि है गैमेट इंट्रा फिलिपियन ट्रांसफर, कहते हैं उसको GIFT। गैमेट का ट्रांसफर करना है कहां पर? फिलिपियन में। तो ऐसे मामलों में जहां स्त्री अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती है, अगर कोई फीमेल ऐसी है जो अंडाणु नहीं उत्पन्न कर रही है लेकिन जो निषेचन तथा भ्रूण के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती है। समझ रहे हैं ना कि मतलब निषेचन की प्रक्रिया फिलिपियन ठीक है और यूटर ठीक है, लेकिन जो क्या है निषेचन, आप समझिए यहां से कि जैसे ये क्या है, यहां पर आइए, ये आपका है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब यहाँ जो है वो एग का अंडाणु का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर फिलिपियन निषेचन की प्रक्रिया और जो क्या है भ्रूण का अंतररोपण की प्रक्रिया, ये दोनों का वातावरण सही है, वही चीज यहाँ पर कह रहा है। लेकिन जो निषेचन तथा भ्रूण के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती है, ठीक है, लेकिन क्या नहीं कर सकती है? अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती है। उसके लिए यह तकनीक अपनाई जा सकती है। कौन सी तकनीक? गैमेट इंट्रा फिलिपियन ट्रांसफर। यह ऐसी स्त्रियों के लिए अपनाई जाती है जिनमें अंडाणु क्या होते हैं, जो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर पा रही हैं, लेकिन गर्भाशय और फिलिपियन का वातावरण ठीक है कि फिलिपियन में निषेचन की प्रक्रिया हो सकती है, हो रही हो, और गर्भाशय में अंतःरोपण की प्रक्रिया हो रही है। तो ऐसे महिलाओं में GIFT की टेक्निक जो है वह प्रयोग में लाई जाती है, यानी कि गैमेट इंट्रा फिलिपियन ट्रांसफर। इसमें क्या करते हैं? इसमें दाता से अंडाणु लेकर के, बात समझ रहे हैं ना, कि मान लीजिए हमने आपसे कहा था कि मान लीजिए कोई फीमेल ऐसी है, कोई फीमेल ऐसी है कि जिसका एग क्या हो गया है, नाउ बिकेम ओल्ड, अब ओल्ड हो गया है, ठीक। मान लीजिए मेंस्ट्रुअल साइकिल 13 साल में चली, ये 45 ईयर की क्या है, फीमेल है, और 45 ईयर की फीमेल है और इसे संतान की जरूरत है, तो अब इसका एग क्या है, बूढ़ा हो गया है, तो ये निषेचन की प्रक्रिया नहीं कर पा रहा है, एक चीज। दूसरी चीज, एग का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, तो निषेचन कैसे होगा? तो दोनों कंडीशन में क्या है, और फिलिपियन ठीक है, गर्भाशय ठीक है, तब क्या होगा, तब किसी डोनर से क्या करेंगे हम, डोनर से क्या करेंगे, एग लेंगे, डोनर से एग लेंगे। इसमें दाता से अंडाणु लेकर उसे स्त्री के फिलिपियन में स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे वहां निषेचन हो जाता है। मीन्स कि एक सेकेंड पार्टी लेंगे, बी पार्टी लेंगे, उस बी पार्टी से क्या लेंगे, एग लेंगे, बाय द इंजेक्शन उसको निकाला जाएगा, और बाय द इंजेक्शन इसको जो है फिलिपियन ट्यूब के एम्पिलरी अस्थमा जंक्शन पे रखा जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना। या तो लैब में फर्टिलाइज कराएंगे, या तो कहाँ कराएंगे, लैब में किसी बी पार्टी का एग लेंगे और इसके पति का क्या लेंगे, स्पर्म लेंगे, और उस क्या करेंगे, लैब में फर्टिलाइजेशन कराएंगे, और फर्टिलाइजेशन करा करके लाएंगे, कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, फिलिपियन नलिका में ट्रांसफर कर देंगे, तो कहलाएगा GIFT, ठीक है। इसके लिए यह तकनीक अपनाई जा सकती है। इसमें दाता से अंडाणु लेकर के उस स्त्री के फिलिपियन में स्थानांतरित कर देते हैं जहां वह निषेचन होता है, जहां वह निषेचित होता है, या जहां पर वह क्या हो जाता है, निषेचित हो जाता है। क्लियर हुआ। तो यह जो है गैमेट इंट्रा फिलिपियन ट्रांसफर ऐसी फीमेल में कराया जाएगा जो या तो एग बूढ़ा हो गया हो, या तो दूसरी कंडीशन हो कि उस फीमेल में एग का फॉर्मेशन ना हो। क्लियर टू ऑल। आगे चलते हैं। दूसरा है आपका अंतःकोशिकीय शुक्राणु वेदन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं इसको। क्लियर। तो प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने के लिए अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया है। यह दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया है जहां पर हम प्रयोगशाला में क्या कर रहे हैं, जाइगोट यानी कि भ्रूण का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसमें शुक्राणु को सीधे अंडाणु में
क्या किया जाता है, अंतःक्षेपित कर दिया जाता है। यही अंडाणु है, इस अंडाणु में शुक्राणु को डायरेक्टली क्या कर देते हैं, अंतःक्षेपित कर दिया जाता है। निषेचन के बाद बने भ्रूण या युग्मनज को स्त्री के गर्भाशय या फिलिपियन नलिका में स्थानांतरित कर देते हैं। तो इसके लिए गन का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब वो गन थोड़ा होगा कि खूब बड़ा खूब दिखाई देगा, माइक्रो होता है, सूक्ष्म गन का प्रयोग करते हैं। ठीक, सीधे जो स्पर्म को भरेंगे और सीधे अंडाणु में स्पर्म को प्रवेश करा देंगे तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाएगी और उसी जाइगोट को क्या करेंगे, फिलिपियन में स्थानांतरित कर देते हैं। वह कंडीशन की मतलब यह तब हो सकता है जब ये जो स्पर्म है वह स्पर्म क्या है, एग को वेध नहीं पा रहा है। तब क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि माइक्रो इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं और सीधे अंडाणु में स्पर्मों को डायरेक्टली अंतःक्षेपित कर दिया जाता है। तो यह प्रक्रिया कहलाती है अंतःकोशिकीय शुक्राणु वेदन, यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं इसको। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? किसमें कराया जाता है, प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने के लिए अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अंतःक्षेपित कर दिया जाता है। क्लियर, सीधे शुक्राणु को कहां अंतःक्षेपित करेंगे, अंडाणु में। निषेचन के बाद बने भ्रूण या युग्मनज को स्त्री के गर्भाशय या फिलिपियन, चाहे यहाँ पर ट्रांसफर करें और चाहे यहाँ पर ट्रांसफर करें, ट्रांसफर कर देते हैं और क्या हो जाता है, फिर वही परिपक्व होने के बाद उसको जब जेस्टेशन पीरियड खत्म हो जाता है तो क्या हो जाएगा, प्रसव की प्रक्रिया हो जाती है। सबसे लास्ट है कृत्रिम वीर्य सेचन। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की संख्या बहुत कम होती है। क्लियर, तो जब किसी भी मेल में जो स्पर्म, वन क्वाटेज ऑफ स्पर्म जो निकल रहे हैं उनकी संख्या बहुत कम है, तब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं, कृत्रिम वीर्य सेचन। ठीक है, तो कह रहा है शुक्राणु की संख्या बहुत कम हो। इस तकनीक में पति या स्वस्थ दाता से शुक्राणु लेकर कृत्रिम रूप से या तो स्त्री के यौन या तो उसके गर्भाशय में प्रवेश करा देते हैं। समझ रहे हैं ना, कि मतलब कि क्या करेंगे, इस तकनीक में या तो पति का या तो किसी बी पार्टी का स्पर्म लेंगे और स्पर्म लेकर के उन्हें क्या करेंगे, गर्भाशय में प्रविष्ट करा देते हैं। समझ रहे हैं, तो इसको कहते हैं कृत्रिम वीर्य सेचन। ऐसे पुरुषों में कराया जाता है जिनके सीमन में स्पर्मों की संख्या बहुत कम होती है, उनमें कौन सी विधि कराई जाती है, कृत्रिम वीर्य सेचन विधि कराई जाती है। क्लियर, तो ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से खत्म हो गया है। सारी चीजें हमने A to Z आपको इसमें पढ़ाई हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका है हेरिडिटी, तो थोड़ा सा चर्चा आज हम लोग हेरिडिटी पर करेंगे। ओके, एनी प्रॉब्लम? चलिए देख लेते हैं। अगला चैप्टर आपका है वंशानुगत। वंशानुगत तथा विविधता के सिद्धांत। वंशानुगत तथा विविधता के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें सबसे पहली चीज हमको ये जानना है, देखिए कुछ चीजें हैं, अनुवांशिकी क्या है, दूसरा चीज है अनुवांशिक लक्षण क्या है,
तीसरा है अनुवांशिकता क्या है, ठीक है ना। वंशानुगत और अनुवांशिकता, यानी चाहे वंशानुगत कहें और चाहे उसको अनुवांशिकता कहें, यानी कि इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। वंशानुगत या इसी को कहते हैं अनुवांशिकता या वंशानुगत कहते हैं। थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन में चलेंगे, देखते हैं क्या है कैसे है। अभी इनको छोड़ के चलते हैं, पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं हम लोग। कुछ पॉइंट देखिए, कह रहा है हैव यू एवर वंडर्ड, वंडर्ड, ठीक है ना। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज, व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज, एलिफेंट ऑलवेज क्या करती है, ऑलवेज गिव बर्थ ओनली टू बेबी। गिव नोट करते चलिएगा, गिव बर्थ ओनली टू बेबी एलिफेंट, baby elephant and baby elephant and not some other animals, and not some other animals, and not some other animals. Why a mango seed from only, why a mango seed from only, why a mango seed from only a mango plant, a mango plant, why a mango seed from only mango plant and not any other plant, and not any other plant. Give that they do are the offspring, give that they do are, give that they do are the offspring, offspring of spring identical to their parents, identical to their parents. एनसीईआरटी ने मेंशन किया है इसको, इसलिए दिखा दे रहा हूं आपको। आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स आर डू दे शो डिफरेंस, आर अथवा पेरेंट्स आर डू दे शो, do they show difference in some, difference
in some of their character. Some of their characters. Some of their characters. नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, हैव यू एवर वंडर्ड, हैव यू एवर wondered, have you ever wondered why sibling sometime why sibling sometime looks so similar to each other. Sometime looks so similar. Look so similar each other. Each other, or sometimes even so different. Or sometime even so different. Even so difference. These and several related questions are detailed. कह रहा है कि these and several related questions, these and several related question are dealt with scientific scientifically in a branch of biology. In a branch of biology. In a branch of biology known as genetics. Known as genetics. तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स deals with inheritance as well as genetics deal with genetics कह रहा है कि genetics deal with the inheritance as well as the inheritance as well as the variation of characters, the variation of characters, from parents to offspring. Character from parents to offsprings.
क्लियर, देख लीजिए कुछ पॉइंट, फिर उसके बाद हम लोग इसका विश्लेषण करेंगे। इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि अगर हम जेनेटिक्स शुरू करेंगे तो इंट्रोडक्शन में कहता क्या है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एन द एलिफेंट ऑलवेज गिव बर्थ ओनली अप टू बेबी एलिफेंट। आपने देखा होगा हाथियों के बच्चे क्या होते हैं, हाथी हमेशा, हाथी जो है क्या होता है, हाथियों के बच्चे सदैव हाथी होते हैं ना। देखिए कह रहा है कि हैव यू ever wondered why an elephant always give birth only to baby elephant। मतलब हाथी क्या करती है, हमेशा जो जन्म देगी जिस बच्चे को वो हाथी ही होगा ना। तो एंड कह रहा एंड नॉट सम अदर एनिमल्स। ऐसा तो आपने देखा ही नहीं होगा कि हाथी के बच्चे बंदर हो जाएं। हाथी के बच्चे हाथी होते हैं, मनुष्य के बच्चे मनुष्य होते हैं, ठीक। कुत्ते के बच्चे कुत्ते यानी कि डाग के बच्चे डाग ही होते हैं। एक सिंपली चीज, तो ये जेनेटिक्स है, इसी का आप समझिए, क्योंकि हम लोग पढ़ने क्या चल रहे हैं, जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स में सबसे पहला नाम जो आने वाला है वो ग्रेगर जॉन मेंडल का आने वाला है, क्योंकि उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है। तो याद भी रखना है आपको कि इंट्रोडक्शन में कह रहा है कि आपने देखा होगा कि अनुवांशिकी का मतलब यही है। अनुवांशिकी का मतलब है कि क्या होते हैं, सामान्यतः हम देखते हैं कि मनुष्य की संतान मनुष्य होती है, हाथी की संतान हाथी होती है, कुत्ते की संतान भी पिल्ला हो जाती है, बंदर की संतान बंदर होते हैं, ठीक। व्हाई अ मैंगो सीड फ्रॉम ओनली अ मैंगो प्लांट। आपने देखा है क्यों आम के बीज से हमेशा सदैव क्या होते हैं कि आम के ही प्लांट तैयार होते हैं एंड नॉट एनी अदर प्लांट। और कोई भी प्लांट तो तैयार नहीं होता है कि आम का बीज लगायो और में बबूल निकल आई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। तो ये क्यों है, व्हाई, बिकॉज ये क्या है, जेनेटिक है, अनुवांशिकी है। जैसे माता पिता वैसे उनकी संतानें। माता पिता क्या हैं, हाथी हैं, तो संतानें भी वही होंगी। माता पिता बंदर हैं तो संतानें भी वही होंगी। माता और पिता मनुष्य हैं तो संतानें भी वही होंगी। क्लियर। तो ये जो है क्या शो कर रहा है, हेरिडिटी को शो करता है। कह रहा है गिव दैट दे डू आर द ऑफ स्प्रिंग और आइडेंटिकली टू देयर पेरेंट्स। जितने भी ऑफ स्प्रिंग होते हैं, ऑफ स्प्रिंग संततियां, ऑफ स्प्रिंग क्या होती है, संततियां यानी कि संतानें कैसे होती हैं, आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स मतलब माता पिता के आइडेंटिकल हो जाते हैं। मतलब मनुष्य की संतान मनुष्य, बंदर की संतान बंदर। तो ऑफ स्प्रिंग हमेशा क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स के। आर डू दे शो डिफरेंस इन द सेम, और वो यह प्रदर्शित करते हैं, थोड़ा सा भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। और भिन्नता क्यों प्रदर्शित करते हैं, याद कीजिएगा किसको, हम आगे आपको पढ़ाने वाले हैं, लैंगिक जनन। यही जनन की वह क्रिया है जिसके द्वारा संतानें क्या हो जाती हैं, वेरिएशन हो जाती है संतानों में। क्योंकि लैंगिक जनन में ही हमने आपको पढ़ाया भी होगा कि लैंगिक जनन में वेरिएशन पाया जाता है। तो जो लैंगिक जितनी भी संतानें क्या होंगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होंगी, उनमें वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जो भी संतानें क्या होती हैं, बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस हो रही हैं, वो संतानें होती ही नहीं भैया, उनको क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन से जो संतान निकलती है उसे संतान नहीं कहा जाता, उसे क्लोन कहा जाता। काहे, हूबहूब क्या होते हैं, जो ऑफ स्प्रिंग होंगे वो अपने पेरेंट्स के हूबहूब हो जाते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी क्या होगा, जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो हूबहूब नहीं होता है। वही चीज यहाँ पर कह रहा है कि सो द डिफरेंस इन सम ऑफ देयर कैरेक्टर, कि क्या होते हैं, संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते हैं। इसीलिए तो हम क्या करते हैं, इसी डिफरेंसता की वजह से राम, मोहन, डेविड सबकी अलग अलग पहचान करते हैं। जैसे इस कमरे में 40 लोग बैठे हो, ठीक, तो 40 बच्चों की हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। संसार में जो क्या होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, उनमें भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। इसको याद रखिएगा। तो वेरिएशन जो है, उसी वेरिएशन के कारण हम प्रत्येक व्यक्तियों की पहचान अलग अलग कर सकते हैं। आगे पॉइंट कह रहा है कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई द
सिबलिंग समटाइम्स लुक सो सिमिलर एंड ईच अदर आर समटाइम्स इवन सो डिफरेंस। आपने देखा होगा क्या कि प्रजातियों को कि उसमें कभी कभी आपको लगता है कि इनमें बहुत समानताएं हैं और कभी कभी लगता है कि इनमें अंतर भी हैं। तो एक ही माता पिता के दो संतानों में समानता के बावजूद जो अंतर पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। और इस चैप्टर में हम वेरिएशन भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, विभिन्नता क्या होगी। अगर एक माता पिता के दो संतानों को देखोगे तो कुछ ना कुछ क्या होगा, सिमिलरिटी पाई जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उनमें क्या होगा, कुछ कैरेक्टरों में भिन्नता भी पाई जाती है। एंड दीज एंड सर्वेल रिलेटेड क्वेश्चन, और यह एक सर्वेल रिलेटेड क्वेश्चन है, डील विद द क्या साइंटिफिकली इन अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो इन सब का अध्ययन कहाँ करेंगे हम, आनुवांशिकी में करेंगे। ये आनुवांशिकी क्या है, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, हेरिडिटी का अध्ययन करते हैं, आनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं, इसी को आनुवांशिकी कहते हैं। समझ रहे हैं ना। जेनेटिक शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, यानी कि जो टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं, टर्म यूज ऑफ जेनेटिक, सबसे पहले किया था बेटसन ने। किसने किया था, बेटसन ने। मेंडल को तो फादर ऑफ जेनेटिक कहा गया। आप अगर लिंक करेंगे फर्स्ट ईयर का सेल डिवीजन, यहां आपको लिंक करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर का सेल डिवीजन, समझ रहे हैं ना, कोशिका विभाजन, क्योंकि वेरिएशन वहीं से शुरू होती है। आपको हमने बताया होगा क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया, याद है गुणसूत्र, गुणसूत्रों में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया पाई जाती है, तो उस दौरान ही क्या हो जाता है, वेरिएशन उत्पन्न होता है। बहरहाल आगे हम आपको बताएंगे, आगे देख लीजिए, नोन एज अ जेनेटिक्स, इसी को हम जेनेटिक के नाम से जानते हैं। जैसे ही जेनेटिक की बात आएगी, जैसे जेनेटिक की बात आएगी तैसे एक शख्स का नाम आएगा। नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल। अभी क्वेश्चन पुटअप होता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ गया, वियना गया था। कहाँ गया था, वियना। आप जानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में। कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में। ग्रेगर जॉन मेंडल क्या था, एक ऑस्ट्रियन मंक था। क्या था, ऑस्ट्रियन मंक, याद रखिएगा, ऑस्ट्रियन मंक कहते हैं, ऑस्ट्रियन भिक्षु था। मंक मीन्स क्या होता है, भिक्षु। तो ऑस्ट्रियन मंक था कौन, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो मेंडल साहब गए रहे क्या करें, ऊपर प्रयोग करें, चूहा के ऊपर प्रयोग करें। पता है आपको, जाने रहो आज तक, नहीं जाने रहे तो आज जान लो कि मेंडल गए थे चूहे के ऊपर प्रयोग करने। किसके ऊपर, चूहे के ऊपर। कहाँ गए, वियना। मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में। मेंडल जो थे ऑस्ट्रिया में उनका जन्म हुआ। मेंडल ऑस्ट्रियन मंक थे और वो वियना में आकर के प्रयोग करने गए चूहों पर, लेकिन चूहों पर प्रयोग करने जब मेंडल पहुंचे तो उनको उतने कैरेक्टर मिले नहीं, इसलिए मेंडल ने चूहों पर प्रयोग नहीं किया, उन्होंने गार्डन पी पर अपना प्रयोग किया, क्योंकि इसी गार्डन पी में उनको 7 लक्षण दिखाई दिए। एक क्वेश्चन और पूछता है इसके अलावा, क्या पूछता है, पूछता है कि बताइए मेंडल ने मटर के अतिरिक्त और किस पर अपना प्रयोग किया था, किस पे किया था, हीरोसियम। नाम याद रखिएगा, हीरोसियम, हीरोसियम पर किया था। मेंडल ने अपना प्रयोग हीरोसियम पर किया था। कॉमन नेम है हीरोसियम, एक प्लांट है, और इसका निक नेम क्या है, क्या नाम है, हॉकवीड। इसका निक नेम है हॉकवीड, याद रखिएगा। मेंडल ने गार्डन पी के अतिरिक्त किस पे अपना प्रयोग किया था, हीरोसियम पर अपना प्रयोग किया था, और हीरोसियम का निक नेम क्या है, हॉकवीड। या किस फैमिली से बिलोंग करता है, एस्टेरेसी फैमिली से, एस्टेरेसी फैमिली से, जिसे कंपोजिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंपोजिटी। याद रखने की चीज है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए, आप कहते हैं ना कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पे किया, मटर के पौधे पर किया। तो मेंडल ने जब मटर के पौधे पर किया तो मेंडल साहब एक स्लोगन दे रहे हैं, जान तो पाओ। मेंडल का एक स्लोगन था, मेरा पौधा
मेरा पौधा है एक वर्षीय, एक वर्षीय स्लोगन है किसका? मेंडल का। मेरा पौधा है एक वर्षीय, मेरा पौधा है क्या? स्लोगन मेंडल ने दिया कि मेरा पौधा है एक वर्षीय, मेरा पुष्प है द्विलिंगी। क्या कहा उन्होंने? मेरा पुष्प है द्विलिंगी, मेरा पुष्प है द्विलिंगी। किसने कहा? मेंडल ने। मुझ में है विरोधी लक्षण, मुझ में है विरोधी लक्षण, मुझ में है विरोधी लक्षण। और क्या कहा? और कहा क्या? मुझ में है विरोधी लक्षण पर मैं बहुत आसानी से उग जाता हूं, पर मैं बहुत आसानी से उग जाता हूं। क्लियर? किसने कहा था? मेंडल ने कहा था। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पे किया? पाइसम सटाइवम यानी कि गार्डन पी पे किया, और उन्होंने एक स्लोगन तैयार किया था और कहा था, बिल्कुल याद कर लीजिए, मेरा पौधा है एक वर्षीय। मटर का पौधा क्या होता है? एक वर्षीय होता है। मेरा पुष्प है द्विलिंगी, ठीक। यह क्या होता है? द्विलिंगी मतलब बाइसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल। अब आप बाइसेक्सुअल समझते हैं ऐसे पौधे जिनमें कि स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों रचनाएं पाई जाते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों गैमेट एक ही में पाए जाएंगे, उन्हें कहा जाएगा बाइसेक्सुअल। तो मेंडल साहब कहें, एक स्लोगन दिए मेंडल साहब, कहें कि मेरा पौधा है एक वर्षीय और मेरा पुष्प है दो लिंगी, मुझ में विरोधी लक्षण है, मुझ में विरोधी लक्षण है, पर मैं बहुत आसानी के साथ उग जाता हूं। किसने कहा? मेंडल ने कहा। ये स्लोगन तैयार किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक क्वेश्चन और आपके पास है। क्या भैया? कि मेंडल ने गार्डन पी के अतिरिक्त किस पे अपना प्रयोग किया था? हीरेसियम पर, हीरेसियम पर। हीरेसियम क्या है? कॉमन नेम है इसका, और इसका निक नेम क्या है? हीरेसियम का निक नेम है क्या? हॉकवीड। क्या है? हॉकवीड। तो हॉकवीड किस फैमिली से बिलोंग करता है? एस्टेरेसी से। एस्टेरेसी को कंपोजिटी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो इतनी चीजें आपको अगर पता है तो हम आगे चलते हैं। अब मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने कहा, स्लोगन तो दे दिया, और उसके बाद इन्होंने क्या किया? इसके बाद जो है इन्होंने 7 लक्षण, गार्डन पी में मेंडल ने 7 कैरेक्टर देखे थे। गार्डन पी में क्या देखा था? 7 कैरेक्टर देखा था। कौन कौन सा कैरेक्टर देखा था? 7 कैरेक्टर। पहला पी शेप, पहला था पी शेप। दूसरा क्या था? पी शेप। दूसरा था पी कलर, पी कलर। तीसरा क्या था? तीसरा था पॉड शेप। क्या था? पॉड शेप, पॉड शेप, ठीक। और चौथा था पॉड कलर, पॉड कलर। और पांचवा था फ्लावर कलर, फ्लावर कलर। और सातवां था, छठवां था फ्लावर शेप, फ्लावर शेप एंड साइज। और उसके बाद था पोजीशन ऑफ फ्लावर। सातवां था पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर।
क्लियर? क्या था? पोजीशन ऑफ फ्लावर। जरा मटर देखिए, आप मटर खाए हो? ना ही खाए हो तो लो खाए लो, हरियर होता है ना, ये हो मटर, देखत हो? अब इस मटर में फली है, पॉड कहते हैं। क्लियर? तो ये आपका है क्या? मटर। इसमें आप देखिए पॉड शेप, ये है पॉड, क्या है? पॉड शेप। और ये क्या है? बोलिए। ये है पी शेप, पी शेप। बात समझ में आई कि नहीं आई? मेंडल ने क्या किया? मेंडल का पूरा नाम क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल कहाँ का निवासी था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रियन था मेंडल, ऑस्ट्रियन मंक था, याद रखिएगा, ऑस्ट्रियन मंक था। मेंडल ने अपना प्रयोग कहाँ किया? करके वियना में किया। किस पे किया? आप जानते हैं किस पे किया? पाइसम सटाइवम यानी कि गार्डन पी पर किया था। इसके अलावा मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था? हॉक बीट पर भी किया था। किस पे किया था? हॉक बीट पर भी किया था। तो मेंडल ने जब मटर पर अपना प्रयोग किया तो उन्होंने एक स्लोगन दिया, और स्लोगन में कहा कि मेरा पौधा है एक वर्षीय, मेरा पुष्प है दो लिंगी, मुझ में है विरोधी लक्षण, पर मैं आसानी के साथ, बहुत आसानी के साथ उग जाता हूं। तो मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया? बार बार आपसे पूछा जाएगा। तो उसमें 7 विरोधी लक्षण थे, और कौन कौन से थे? पी शेप्ड, मतलब कि पी मतलब क्या हो गया? मटर की जो आकृति है, ठीक। पी कलर, मटर का जो बीज का जो कलर है, ठीक है ना। पॉड, पॉड मीन्स होती है फली, देख रहे हैं ना? तो फली का शेप, फली का शेप, और फली का कलर, फ्लावर का कलर, और उसके अलावा फ्लावर का शेप एंड साइज, और उसके अलावा पोजीशन ऑफ फ्लावर। ये 7 लक्षण थे जिसके आधार पर मेंडल ने क्या किए थे? मटर के पौधे का सिलेक्शन किया था। इतनी चीजें हमने आपको इसलिए इंट्रोडक्शन में बताई क्योंकि हम लोग जेनेटिक पढ़ने चल रहे हैं। क्या पढ़ने चल रहे हैं? जेनेटिक। और जेनेटिक जो है, जब तक आप इवोल्यूशन, जैसे ही आप वेरिएशन की बात करोगे तो आप जब बड़े पैमाने पर वेरिएशन होगा तो वहां पर इवोल्यूशन आपको दिखाना पड़ेगा। डायवर्सिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो और दूसरी चीज, इवोल्यूशन के लिए आपको, वेरिएशन के लिए आपको इवोल्यूशन को लिंक करना है, और हेरिडिटी के लिए आपको सेल डिवीजन लिंक करना पड़ेगा। विदाउट सेल डिवीजन आप क्या नहीं पढ़ पाओगे? आप जेनेटिक नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, गुणसूत्रों का विनिमय कैसे होता है, कैसे कैरेक्टर जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं ऑफ स्प्रिंग में उनके पेरेंटों से। क्लियर? तो आज केवल इंट्रोडक्शन था, कल हम इस चैप्टर का स्टार्टिंग करेंगे और एक सीरियल से आपको बताएंगे कि आनुवांशिकी क्या है, आनुवांशिक लक्षण क्या है, आनुवांशिकता क्या है, और कैसे वेरिएशन जो है वह क्या होती है, पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन कैसे देखने को मिलती है। क्लियर टू ऑल? तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए बायोलॉजी बायो क्लासेस में। Thank you.